हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है व्रत। ये व्रत चैप्टर पर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर हमारी ये दूसरी वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे चाप, लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, त्रिज्याखंड के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चाप किसे कहते हैं। व्रत का एक भाग चाप कहलाता है। तो ये जो पूरा जो व्रत होता है, जो इसकी परिधि होती है, इसका कोई सा भी एक भाग, छोटा भाग या पूरा बड़ा भाग हमारा एक चाप कहलाता है। एक व्रत असंख्य चापों से मिलकर बना होता है। तो जैसे इस चित्र में ये व्रत है और यहाँ से ए से बी तक ये चाप है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। चाप को दर्शाते कैसे हैं? ए बी के ऊपर ये है चाप का निशान, इसे हम पढ़ेंगे चाप ए बी। तो आपको चाप समझ में आ गया। चाप छोटे से ले जाके इतने से इतने तक का ये भी एक चाप ही है। ये लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या है? एक चाप है। ये यहाँ से इतना सारा, ये भी क्या है? एक चाप है। तो एक व्रत जो है एक असंख्य चापों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं लघु चाप और दीर्घ चाप की। तो देखिए, लघु मतलब होता है छोटा, तो छोटा चाप, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा चाप। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है, ये आपको पता ही है। देखिए, ये व्रत की जीवा से दो भागों में बांट रही है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। छोटे भाग वाले चाप को लघु चाप। तो छोटे भाग वाला चाप कौन सा है? ये वाला चाप। तो ये हो गया लघु चाप और ये हो गया दीर्घ चाप। ऐसे ही इसमें ये जो है दो भागों में बांट रही है, तो ये हो गया लघु चाप और ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, तो लघु चाप मतलब छोटा चाप, दीर्घ चाप मतलब बड़ा चाप, और वो जीवा से बटा होगा जब भी हम बता सकते हैं। अगला है हमारा लघु व्रतखंड व दीर्घ व्रतखंड क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड सवाल हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है, अभी हमने पढ़ा है। छोटे भाग को लघु व्रतखंड और बड़े भाग को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। जैसे ये व्रत की जीवा है, दो भागों में बांट दिया, तो ये छोटा भाग लघु व्रतखंड है, बड़ा वाला दीर्घ व्रतखंड है। ये इधर से दो भागों में बांट दिया, एक भाग ये एक ये, तो ये लघु व्रतखंड और ये दीर्घ व्रतखंड। व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग एक अर्धव्रत कहलाता है। ठीक है, वो अर्धव्रत भी लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, ये तीन भाग होते हैं। अब है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? किसी व्रत की दो त्रिज्याओं को परिधि से मिलाने पर उनके बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखिए, ये एक व्रत है, इसके दो परिधियां हमने पूरी यहाँ तक मिलाई, दो त्रिज्याएं परिधि तक मिलाई हैं, तो बीच का ये जो क्षेत्र है ये होता है त्रिज्याखंड। ठीक है, ऐसे इसमें ये दो परिधियां मिलाई हैं, तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है त्रिज्याखंड, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये कहलाएगा त्रिज्याखंड। तो आपको समझ में आ गया, चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड और त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड तो आसान है, त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब इस पर आधारित दो तीन सवाल है, हम उन्हें देख लेते हैं। दो सवाल हैं। पहला सवाल है, चित्र में छायांकित त्रिज्याखंड की त्रिज्या लिखिए। छायांकित त्रिज्याखंड मतलब देखिए, ये हमारा चित्र बन रहा है, इसमें ये जो है ये त्रिज्या है खंड, ये वाला, ये क्या है हमारा नीचे वाला? लघु चाप, और ये है लघु व्रतखंड। मैं इसमें तीनों चीजें लिख के आपको बता देता हूँ। देखिए, लघु व्रतखंड कौन सा? सबसे पहले लघु चाप देखेंगे। लघु चाप क्या है? इसमें ये वाला चाप लघु चाप है और ये वाला चाप दीर्घ चाप है। तो लघु चाप है इसका पी क्यू, इस पे मैंने चाप का निशान लगा दिया। लघु व्रतखंड कौन सा है? व्रतखंड का कोई निशान नहीं होता, केवल नाम से दर्शा देंगे। लघु व्रतखंड होगा पी आर क्यू। ठीक, ये हमारा लघु व्रतखंड है। और त्रिज्याखंड कौन सा है? त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं से घिरे हुए हिस्से को कहते हैं, तो त्रिज्याखंड होगा ओ पी आर क्यू। ठीक है जी, तो त्रिज्याखंड बता दिया हमने, लघु व्रतखंड भी और लघु चाप भी। अगला सवाल है, चित्र में ओ व्रत का केंद्र है, ये हमारा व्रत का केंद्र है। ओ ए, ओ बी व ओ सी त्रिज्याएं हैं। ओ ए देखिए त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, बिल्कुल ठीक। ए बी, ए सी व डी जीवाएं हैं। ए बी कहाँ है? ये जीवा है, बिल्कुल सही है। ए सी कहाँ है? ये भी जीवा है, बिल्कुल सही है।
और DE एक ऊपर, ये भी जीवाएं हैं। बताना है लघु चाप कौन कौन से हैं इनके, दीर्घ चाप कौन कौन से हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्याखंड। तो देखिए लघु चाप कहाँ से पता चलेगा हमें, जीवाओं से। तो देखिए एक जीवा इसकी ये है, एक जीवा इसकी ये है, एक जीवा इसकी ये है, तो लघु चाप छोटे चाप कहेंगे। देखिए जब ये इस वाले जीवा की बात करेंगे तो DE ये हमारा होगा लघु चाप, और जब इस जीवा की बात करेंगे तो ये AB हमारा होगा लघु चाप, और जब इस जीवा की बात करेंगे तो छोटा वाला चाप ये है, ये तो बड़ा है ना, तो AC होगा हमारा लघु चाप। ठीक है जी। अब दीर्घ चाप इसका उल्टा होगा, वहाँ पे दीर्घ लिखना पड़ेगा बस, क्योंकि चाप एक साथ लग जाएगा। तो दीर्घ चाप हमारा होगा AC, यही वाले चाप होंगे। देखिए यहाँ से AC हमारा है लघु चाप, तो AC दीर्घ चाप भी है, तो इनके पीछे बस दीर्घ चाप लगा लगा कर लिख दीजिए। अब DE के लिए देखेंगे तो DE के लिए ये लघु चाप है, तो दीर्घ चाप भी हमारा DE ही होगा, तो हम दीर्घ चाप लिख के यहाँ पर लिख देंगे DE। और ऐसे ही AC के लिए ये हमारा लघु चाप है, तो यही होगा हमारा दीर्घ चाप, और AB के लिए ये हमारा लघु चाप है, तो ये पूरा होगा हमारा दीर्घ चाप। समझ में आ गया आपको, लघु चाप छोटा वाला हिस्सा, दीर्घ चाप बड़ा वाला हिस्सा। इसमें हमने लघु चाप नहीं लिखा तो इसमें हम दीर्घ चाप लिख देंगे, वरना दोनों सेम सेम हो जाएंगे। लघु वृत्तखंड, तो लघु चाप ही लघु वृत्तखंड बनाता है, तो 3 बनेंगे इसमें, जैसे 3 लघु चाप है तो 3 ही लघु वृत्तखंड बनेंगे। पहला बनेगा DRE, ये DE जीवा के साथ है। दूसरा बनेगा AXB, और तीसरा इसके साथ बनेगा ABC। 3 अक्षर लेके ही मैंने ले लिया है। अब दीर्घ वृत्तखंड कौन सा बनेगा, पहले DE जीवा के साथ दीर्घ वृत्तखंड बनेगा DBE, 3 अक्षर ही लेके मैंने ले लिया है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ही हमारा दीर्घ वृत्तखंड में है, तो D, B और E। इस वाली जीवा की बात करें तो ये तो लघु वृत्तखंड है, तो ये पूरा ही दीर्घ वृत्तखंड है, A, E और B, ये ले लिया मैंने 3। और अगर इसकी बात करें तो ये तो लघु वृत्तखंड का हिस्सा है, तो ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है, इसमें मैं ले लिया A, R और C। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हमने लिख दिया। अब बात करते हैं त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड क्या होता है, किन्हीं 2 त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल। तो देखिए एक तो ये वाला 2 त्रिज्याएं मिल रही हैं, इससे घिरा, इसका नाम है OAXB। ठीक, अब इन दोनों त्रिज्याओं से भी घिर रहा है OBYC। अब इन दोनों त्रिज्याओं से भी घिर रहा है, इसका नाम है OABC। क्या और कोई सी त्रिज्याओं से भी त्रिज्याखंड घिर रहा है, ध्यान से देखिए। 1, 2 से ये घिर रहा है, 2 से ये, 2 ये, बस और कोई त्रिज्याखंड इसमें नहीं है। तो ये 3 त्रिज्याखंड है, 3 ही इसमें सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अब मैं एक बार आपको पूरे इस जो आज पढ़ाया उसकी समरी बता देता हूँ, चित्र बना के, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा होता है वृत्त। ठीक, मैं कल की भी बात को रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारा केंद्र है, ये हमारी त्रिज्याएं हैं, असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं, और असंख्य त्रिज्याएं के साथ असंख्य व्यास हो सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। कोई से भी 2 भागों को मिला देंगे तो उसे कहते हैं हम जीवा। अब आज जो पढ़ाया है उसे पढ़ाया हमने चाप से, तो वृत्त के कोई से भी एक भाग को हम चाप कहते हैं। वृत्त एक असंख्य चापों से मिलकर बना। चाप क्या, यहाँ से लगाएंगे छोटा सा, वो एक चाप है, क्योंकि वृत्त यहाँ से पूरा खींचते हैं ना, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख के अगर इतना भी हमने खींचा तो ये भी वृत्त का एक चाप है, ये भी वृत्त का एक चाप है, ये भी वृत्त का एक चाप है, और अगर इतना सा हिस्सा करेंगे तो ये भी वृत्त का एक चाप है। उसके बाद लघु चाप क्या होता है, वृत्त की जीवा 2 भागों में बांटती है। छोटे वाले चाप को हम लघु चाप कहते हैं, जैसे ये छोटा चाप है लघु चाप, और ये इतना बड़ा चाप है तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप। ठीक है, इसी तरह से छोटे चाप लघु चाप है, तो उसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका वो होगा लघु वृत्तखंड, और इसका ऊपर वाले का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा दीर्घ वृत्तखंड। अब बात करें त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड क्या होता है, किन्हीं 2 त्रिज्याओं को मिला दो। मान लो ये एक त्रिज्या मिला दी, ये एक त्रिज्या मिला दी, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। मान लो ये एक त्रिज्या मिला दी और ये एक त्रिज्या मिला दी, तो ये क्या है, त्रिज्याखंड। ये भी एक त्रिज्याखंड है, क्योंकि 2 त्रिज्या ये भी मिल रही हैं और ये भी मिल रही हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको लघु चाप, दीर्घ चाप, चाप और त्रिज्याखंड के बारे में उनके सवाल बताए हैं।
उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। काफ़ी छोटी सी वीडियो है, आगे की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम उनमें अब सवाल करना सीखेंगे और व्रत की जो भी और प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में भी जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी भी कोई आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं जिसे देखकर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।